एक्सक्यूज मी सर, अब आवाज ठीक है? हाँ, अब आवाज ठीक है जी। जल्दी से जी सवाल जी पूछने, सब ज्वाइन कर लें। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने कहा कि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएजेंट ऐड करेंगे तो वो उसमें कैम्फोरोक्विनोन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो सर इसका फिर पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लेकिन जी बिल्कुल पॉजिटिव कैम्फोरोक्विनोन। इफेक्ट होगा। ये एक्चुअली कैम्फर क्यूनोन की जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएजेंट यूज किए हैं। अच्छा, तो उसकी लाइक कैम्फोरोक्विनोन की कम होने से उस पे कॉम्पोजिट पे कोई फर्क नहीं आएगा? कॉम्पोजिट बेहतर हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन बेहतर हो जाएगी, श्रिंकेज कम हो जाएगी, होमोजिनिटी बढ़ जाएगी, कॉम्पोजिट ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसकी श्रिंकेज कम हो जाएगी क्योंकि ज्यादा जी सर। पॉलीमराइज होगा, और येलोनेस भी कम हो जाएगी। जी। और सर इसमें टाइप 1 और टाइप 2 में आप कह रहे थे, टाइप 2 में कैम्फोरोक्विनोन है, टाइप 1 है जिसमें आइवोसेरिन है, तो उसमें लाइक उसमें ये एजेंट्स ऐड हुए हुए होते हैं? नहीं, उसके अंदर एजेंट्स की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ऑलरेडी फास्ट है, कम वेवलेंथ अ- पे एक्टिवेट हो रहे हैं, ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बनकर पॉलीमराइजेशन ज्यादा अच्छे से शुरू हो रही है, और वेवलेंथ जो है उनकी, उनको कम वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट कम चाहिए एज जी। कंपेयर टू द अदर एजेंट। लेकिन उनका मसला कुछ और है, अब सबने ज्वाइन कर लिया तो मैं उनका मसला भी बता दूं। जी सर। Why is type 2 used instead of type 1 if टाइप वन इज बेटर? टाइप वन इज न्यू एक्चुअली, टाइप वन के लिए नए नए जो कॉम्पोजिट्स आ रहे हैं उनमें टाइप वन हो रहा है। उसको टाइप वन के लिए सबसे ज्यादा इशू बड़ा ये है कि उसके लिए आपको जो एलईडी लाइट चाहिए वो थर्ड जनरेशन की एलईडी लाइट चाहिए, जो कि पॉली वेव लाइट है। आई वो क्लियर, उसको पॉली वेव लाइट बोलता है, यानी कि वो एक बड़े स्पेक्ट्रम पे लाइट दे सकती है। जो आपकी क्योरिंग लाइट होती है वो 430 टू 470 नैनोमीटर पे वेवलेंथ पे लाइट देती है, लेकिन जो वो पॉली वेव लाइट होती है वो 380 टू 500 नैनोमीटर तक लाइट देती है। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉम्पोजिट यूज कर रहे हैं आप, सॉरी 380 टू 480 तक लाइट देती है, तो अगर आप कैम्फर क्यूनोन वाला कॉम्पोजिट इस्तेमाल कर रहे हैं और पॉली वेव लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप फोटो इनिशिएटर यूज कर रहे हैं टाइप वन, लेकिन आप लाइट यूज कर रहे हैं एलईडी क्योरिंग लाइट जनरेशन वन या जनरेशन टू, तो वो कैम्फर जो लो रेंज में आपको आइवोसेरिन ल्यूसेरिन टीपीओ के लिए रेडिएंट एनर्जी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी और वो काम नहीं करेगा। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। नहीं। ठीक है, कोई इस कॉम्पोजिट को कोई इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दे ताकि मैं आगे चलूं। कोई रिपीट करना चाहेगा? Why is type 2 used instead of type 1 if it is better? इसका जो मैंने जवाब दिया है। सर टाइप 1 जो है उसके लिए हमें थर्ड जनरेशन एलईडी लाइट जो है वो चाहिए होगी, जो कि पॉली वेव लाइट होगी और उसकी वेवलेंथ होगी 380 टू 480 नैनोमीटर। लेकिन अगर उसके लिए नियर हम अबाउट। फर्स्ट या सेकंड जनरेशन एलईडी लाइट यूज करें तो वो उसके लिए इफेक्टिव नहीं होगी, तो उसका बड़ा डिसएडवांटेज यही है। जबरदस्त, जबरदस्त। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े डॉक्टर आनम, मैं रिपीट कर दूं कि आगे बढ़े? जी सर, समझ आ गया। गुड हो फिर रिकॉर्ड हो रहा है? गया। रिकॉर्ड हो रहा है मेरे हिसाब से तो। आप लोगों को क्या शो हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। यस सर। रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है जी। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी कि वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट लाइट वर्सेस ब्लू लाइट। अब मसला क्या था कि पहले जमाने में उन्होंने कहा कि जो कॉम्पोजिट्स हैं उनको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट से क्योर करेंगे, लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट के बड़े मसाइल थे। 1 मिलीमीटर थिक जो इंक्रीमेंट होता था उस पे वो, उससे ज्यादा 1 मिलीमीटर से ज्यादा इंक्रीमेंट को क्योर नहीं कर सकती थी वो लाइट। ठीक है। इसके अलावा क्या मसला होता था कि कैटरैक्ट कॉज कर देती थी यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ना। तो इसीलिए अल्ट्रा वायलेट लाइट हट गई और ब्लू लाइट आ गई, और ब्लू लाइट की फायदा ये था कि ब्लू लाइट जो है वो कैम्फर क्यूनोन को एक्टिवेट कर देती थी। तो ब्लू लाइट जो है वो ब्लू लाइट ज्यादा कामयाब हो गई। तो हम आज भी हमारे यहाँ जो यूज करते हैं वो ब्लू लाइट यूज करते हैं, और वो लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, एलईडी लाइट होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या फैक्टर्स हैं, या फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एबिलिटी टू पॉलीमराइज अ रेजन कॉम्पोनेंट?
ठीक है, सबसे पहले जो फैक्टर है वो है डेप्थ ऑफ क्योर। अब डेप्थ ऑफ क्योर किस चीज पे डिपेंड करेगा? डेप्थ ऑफ क्योर किस चीज पे डिपेंड करेगा? डेप्थ ऑफ क्योर डिपेंड करेगा कि कितनी लाइट कंपोजिट के अंदर पड़ रही है। अगर लाइट की वेवलेंथ भी सही है और इंटेंसिटी भी सही है तो उसका डेप्थ ऑफ क्योर 2 मिलीमीटर हो सकता है। ठीक है, या अप टू 5 मिलीमीटर हो सकता है अगर आप बल्क फिल कंपोजिट्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर उस और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम बात करेंगे, अभी बात कर लूं मैं। हम बात कर लेता हूं मैं अभी सी की, ताकि मसला खत्म हो जाए। ठीक है, अब ये कंपोजिट है, समझें आप, कंसिडर करें कि ये आपका कंपोजिट है। ठीक है, ये कंपोजिट के अंदर फिलर्स हैं। ठीक है जी, जब लाइट पड़ती है किसी भी चीज पे तो तीन फिनोमेना करती है। ठीक है, या वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, या वो पेनिट्रेट कर जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है, या वो एब्जॉर्ब होने के बाद इमिट हो जाती है, यानी कि फ्लोरेसेंस। ना आपको रिफ्लेक्शन चाहिए ना आपको फ्लोरेसेंस चाहिए, आपको क्या चाहिए? ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब इंसिडेंट लाइट जो है ए रेडियंस आई नॉट है। ठीक है, और लाइट जो नीचे पहुंच रही है वो है I1। अब आई नॉट जो है, यानी कि जो लाइट इंसिडेंस हुई है, वो किस तरह नीचे पहुंचेगी, यानी कि जो इरेडियंस है वो किस तरह डेप्थ ऑफ क्योर अचीव करेगी, उसमें कुछ चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज उसकी ये है कि आपका जो कॉम्पोजिट है उसके अंदर कितनी पोरोसिटीज हैं। ऑब्वियसली अगर कॉम्पोजिट के अंदर ज्यादा पोरोसिटीज होंगी तो क्या होगा? कोई बताएगा, ज्यादा पोरोसिटीज होंगी तो क्या होगा? लाइट नहीं वहां पे पहुंचेगी। लाइट नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मैं यूं लिख देता हूं, हाउ टू इंक्रीज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अचीव डेप्थ ऑफ क्योर। ठीक है जी, डॉक्टर साहब पेपर बनाएंगे तो सवाल डाल देंगे पेपर। अब दुआ करें डॉक्टर साहब पे जल्दी पेपर। ठीक है, किस तरह आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगे ताकि डेप्थ ऑफ क्योर अचीव हो जाए? सबसे पहले क्या है, डिक्रीज कर देंगे पोरोसिटीज को। दूसरा क्या है, फिलर साइज कैसा होना चाहिए? फिलर बड़ा फिलर होगा तो लाइट ट्रांसमिट होगी, छोटा फिलर होगा तो लाइट ट्रांसमिट होगी। क्या कॉन्सेप्ट, क्या जहन में आ रहा है? छोटा। बिल्कुल, बड़ा। स्मॉल फिलर साइज। जब फिलर साइज स्मॉल होगा तो वो फिलर रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा। फिलर तो फिलर होता है ना, क्वार्ट्स होता है या कंपोजिट के अंदर, या सिरेमिक फिलर्स होते हैं, या जो भी नैनो फिलर्स होते हैं। एल्यूमिनियम साइड। वो, हाँ, तो वो फिलर कैसे होने चाहिए? नैनो साइज के होने चाहिए फिलर। जब फिलर नैनो साइज के होंगे तो क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फिलर की एक और खास बात है, फिलर की एक और खास बात है, फिलर का और रेजन मैट्रिक्स, ये बीच में क्या चल रहा है? कपलिंग रेजन एजेंट। मैट्रिक्स चल रहा है। मेट्रिक्स। फिलर और रेजन मैट्रिक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसमैच, कोई समझा सकता है इस बात को? सर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है? लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। तो रेजिन का और फिलर का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्लोज होगा तो क्या होगा, लाइट ट्रांसमिट कर जाएगी। तो रेजिन और फिलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसमैच है, अगर वो हम डिक्रीज कर दें तो क्या हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अच्छा डेप्थ इंक्रीज हो जाएंगी और डेप्थ ऑफ क्योर अचीव कर लेंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो सर ये बात समझ नहीं आई। कौन समझाएगा? रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको वाली। समझ में आई है, मुझे ये पता तो चले कि किसी को समझ में आई है कि मैं ऐसे ही बोला था मैंने। सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी रिपीट कर दीजिएगा, इसका क्या मतलब कॉन्सेप्ट है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है कि जिस वक्त लाइट पड़ी उस पे, जिस एंगल पे पड़ेगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहला गया। हमने बोला कि I1 क्या था, लाइट ट्रांसमिट हो गई नीचे। I0 क्या था, लाइट इंसिडेंस हुई है, यानी कि रेडियंस। अब लाइट कौन सी ट्रांसमिट हो रही है, वो लाइट ट्रांसमिट हो जब लाइट कब ट्रांसमिट हो रही है, जब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिलर का और रेजन का वो करीब करीब है। अगर फिलर ओपेकर होगा या फिलर ऐसी ऑब्जेक्ट होगा जो कि ब्लॉक कर देगा लाइट को, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक कर देगा लाइट को, और रेजन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा, आसान रहे। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसमैच। सर आप बताने लगे थे फिर अजान हो गई थी आप। अच्छा जी, देखें, एक चीज होती है फिलर और एक चीज होती है रेजन। ठीक है, फिलर जो है वो समझें कि एक ऐसी चीज है जिससे लाइट पास करना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, जबकि रेजन जो है उससे लाइट पास करना आसान है। अब जो फिलर है, अगर हम फिलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत क्लोज करते हैं रेजन के, तो वो भी उतनी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा जितनी लाइट रेजन कर रहा है।
तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसमैच हो जाएगा कि जब लाइट आई तो लाइट दोनों की सेम इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होने की वजह से ट्रांसमिट हो गई नीचे और रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिसमैच। इसकी वजह से डेप्थ ऑफ क्योर बढ़ जाएगा। अब समझ में आ गई बात? सर ये ऐसा है कि मतलब दोनों की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, फिलर की और रेजिन की, तो सर जी जब लाइट आई तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट से मैच करे तो वो पास हो जाएगा, और दूसरा जो है वो पास नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा नंबर ही है। ऑफ फोटॉन जो पहुंच रहे हैं नीचे वो कम हो जाएंगे, तो क्वालिटी बिल्कुल, कम हो जाएगी। जब फोटॉन्स कम सर हो जाएंगे नीचे, जो फोटॉन नीचे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अगर ल्यूसेरेंट टीपीओ है तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे ठीक है। और डेप्थ ऑफ क्योर ठीक। अचीव नहीं होगी। यानी कि नीचे का कॉम्पोजिट आपका क्योर नहीं हुआ और ऊपर का कॉम्पोजिट क्योर हो गया। इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? डेप्थ ऑफ क्योर। नहीं, it is called as a soggy bottom restoration when the composite on the bottom area, yeah, in the bottom area is not cured whereas the composite on the top gets cured। तो क्या होता है? सॉगी बॉटम रह जाता है, यानी कि नीचे जो है वो फ्री रेडिकल्स आपके बने नहीं और नीचे रेजिन की तादाद ज्यादा रह गई, नीचे मोनोमर की तादाद ज्यादा रह गई। अब बताएं, जब मोनोमर की तादाद ज्यादा रह जाएगी तो क्या होगा? मोनोमर का क्या मसला, क्या है मोनोमर के साथ? श्रिंकेज ज्यादा हो। टॉक्सिसिटी है। श्रिंकेज। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज बढ़ जाएगी सर। और टॉक्सिसिटी किसने सर बोला था, वो टॉक्सिक बताए और खोल के बताए। सर मैंने सर टॉक्सिक भी है ना। क्या, किस चीज के लिए टॉक्सिक होगा? सर पल्प के लिए ऑब्वियसली नीचे। पल्प के लिए टॉक्सिक होगा, एग्जैक्टली ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट बन गया हो कि डेप्थ ऑफ क्योर अचीव नहीं हो रही है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसमैच है। ठीक है, तो इससे बात समझ में आ जाती है आपको कि जब जब फिलर साइज बड़ा होगा तब तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसमैच होने का चांस ज्यादा होगा। तो किताब ये कहती है कि अगर 0.46 मिलीमीटर से ज्यादा बड़ा है फिलर, 0.46 मिलीमीटर से ज्यादा है, 0.46 माइक्रोन मीटर से ज्यादा है फिलर का साइज, तो लाइट पेंटेड होना उससे मुश्किल है। तो हमेशा 0.46 से कम होना चाहिए साइज। लेकिन हम तो नैनो की बात कर रहे हैं, हम तो नैनो फिलर्स की बात कर रहे हैं। आजकल जो नैनो फिलर्स चल रहे हैं, आज अभी तो नैनो फिल्ड कॉम्पोजिट्स का दौर है। ठीक है, नैनो हाइब्रिड और नैनो फिल्ड का कॉम्पोजिट का दौर है। तो क्यों, अब ये बात भी इससे रिलेट करने वाली है कि क्यों नैनो फिलर्स यूज कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के अलावा, ताकि लाइट रिफ्लेक्ट बैक ना हो, डेप्थ ऑफ क्योर ज्यादा अचीव हो जाए। बात समझ में आती है? नहीं। जब फिलर का साइज छोटा होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेजिन के करीब लाने का ज्यादा चांस होगा, और जब फिलर का साइज बड़ा होगा तो वो समझेंगे कि एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, लाइट को रोक रहा है वो। तो जैसे जैसे फिलर का ठीक है। साइज छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसमैच को भी कंट्रोल करते जाएंगे। समझ में आ गई बात? सर फिलर का साइज इसीलिए छोटा कर रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है उसका साइज छोटा है। मैट्रिक्स तो वैसे ही छोटा है ना, मैट्रिक्स तो एक विट्रियस है ना, मतलब मैट्रिक्स जो रेजन का मैट्रिक्स होता है वो तो विट्रियस फॉर्म में होता है, यानी कि वो एक समझे कि एक ऐसा ही है कि वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा होता है, फिलर एक्चुअली स्ट्रेंथ दे रहा होता है ना। अब फिलर का साइज अगर हम छोटा कर देंगे और नैनो फिलर कर देंगे तो लाइट के पेनिट्रेट होने का ज्यादा चांस होगा, और फिलर जो छोटा किया है आपने उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, जाहिर सी बात है, रिफ्रैक्टिव जब आप छोटा करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इटसेल्फ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी फर्क आ जाएगा। वैसे भी आप फर्क डालेंगे, आप कोशिश करेंगे ऐसा फिलर यूज करें जो कि रेजन के साथ कंपैटिबल हो, उसका मिसमैच ना हो इतना, लेकिन फिलर का साइज छोटा करने से भी फर्क पड़ेगा क्योंकि जी सर। फिलर एक ब्लॉक नहीं करेगा पाथवे ऑफ लाइट को। समझ में आ गई ये बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं भूल गया था बताना आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसमैच होगा तो डेप्थ ऑफ क्योर इंक्रीज होगा, लेस मिसमैच होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रीजन के करीब होना चाहिए।
ठीक है, जब रेजन के करीब होगा, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीब करीब होने चाहिए, मिसमैच कम से कम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो लाइट नीचे तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है जी। अच्छा, जब वो एक बात, 0.3 में मैंने आई थिंक वो लोग उसको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, अब सही है। मैंने यहाँ पे एरो बना दिया डिक्रीज का। अच्छा जी। अच्छा, अब मैं एक बात बताने भूल गया था, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि एक एक डिसएडवांटेज था जो कि टाइप 1 फोटो इनिशिएटर्स का था, कि टाइप 1 फोटो इनिशिएटर्स जो हैं उनकी चूंकि वेवलेंथ कम होती है, तो वो जो 5 मिलीमीटर डेप्थ के जो हम बल्क क्योर कॉम्पोजिट्स बोल रहे हैं, वो 5 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ क्योर वाले जो बल्क फिल कॉम्पोजिट्स हैं उनके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ छोटी है। जब वेवलेंथ छोटी है तो वो नीचे तक पहुंचने में भी तंग करेगी। जब वो नीचे तक नहीं पहुंचेगी तो उसकी वजह से जो 5 मिलीमीटर बल्क फिल कॉम्पोजिट्स हैं उनका डेप्थ ऑफ क्योर अचीव नहीं होगा। तो लाजमी जरूरी है कि कैम्फर क्यूनोन यूज हो बल्क फिल कॉम्पोजिट में। अब नए नए आ रहे हैं, लेकिन किताब यही कहती है कि कैम्फर क्यूनोन जो है उसके साथ चूंकि लाइट 470 नैनोमीटर की रेंज में आती है, तो वो नीचे तक जाकर ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्योर कर दे, डेप्थ ऑफ क्योर बढ़ जाए उसकी वजह से। ठीक है, एक छोटी सी बात थी, मतलब कोई बहुत एक खास बात नहीं है, लेकिन मैं चूंकि एक पॉइंट भूल गया था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है जी, सर आगे चलें। सर हाँ हमें जी। कैसे पता चलेगा कि ये टाइप 1 हम यूज कर रहे हैं या टाइप 2 यूज कर रहे हैं? जो कॉम्पोजिट लाइट जब आप कॉम्पोजिट जेनरेशन। जब आप कॉम्पोजिट खरीदेंगे तो वो कॉम्पोजिट मार्केट ही इसी वजह से हुआ होगा, जो लेटेस्ट कॉम्पोजिट होगा, और वो मार्केट ही इसी वजह से हुआ होगा कि आपने इसको, जिस तरह आइवो क्लार्क का एक कॉम्पोजिट आता है इसी तरह का, कि वो मार्केट हुआ होता है कि आपने पॉलीवेव लाइट के साथ इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा हुआ देखा, आपने कॉलेज में पढ़ा हुआ देखा और आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, और आपको बाद में पता चला हो इसके लिए साथ तो पॉलीवेव लाइट होगी। जाहिर सी बात है, जो सप्लायर लेकर आया है वो साथ में उसके लाइट भी लेकर आएगा, वो पूरे सिस्टम के तौर पे देगा वो। ठीक है, मैं आप लोगों को बाद में नाम लिख के बता दूंगा कि इस नाम से आ रहे हैं ये कॉम्पोनेंट्स। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, तो हमने बात कर ली पोरोसिटीज रिड्यूस करने की, हमने बात कर ली फिलर साइज को नैनो करने की, हमने बात कर ली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसमैच को कम करने की। अब कॉम्पोजिट के शेड पे भी डिपेंड करता है। अगर कॉम्पोजिट ट्रांसल्यूसेंट शेड का होगा और ओपेक नहीं होगा या ओपेक कम होगा, तो ज्यादा चांसेस हैं उसके क्या होने के, डेप्थ ऑफ क्योर अचीव होने के। जी सर। ठीक है जी, ये बात पहले भी आप लोग सुन चुके होंगे। और पांचवा ये है कि आपका जो फोटो इनिशिएटर है वो कौन सा होना चाहिए डेप्थ ऑफ क्योर ज्यादा अच्छी होने के लिए। कैम्फोरो क्यूनोन। कैम्फोरो नहीं, ये देखें ये कैम्फोरो कॉन्सेप्ट नहीं। टाइप 1 ल्यूसेरिन और ल्यूसरेन टीपीओ, जो मैंने बीच में बात बताई थी उससे कंफ्यूज ना हो, वो 5 मिलीमीटर बल्क क्योर की बात है, नॉर्मल डेप्थ ऑफ क्योर की मैं बात कर रहा हूं। वो सर कॉन्सेप्ट लेकिन याद रखें। हमारे नॉर्मली तो हमारे कंपोजिट में कैम्फोरो क्यूनोन होता है। देखें, हमारे कॉम्पोजिट में कैम्फर क्यूनोन है, जब सारे मामलात इतने आसान होते तो हम आज चैप्टर क्यों पढ़ रहे होते। जरूरी नहीं है कि जो हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो दी बेस्ट हो। ठीक है, जब भी आपको ये बताया जा रहा है कि ये अफेक्ट करते हैं पॉलीमराइजेशन, तो अगर आपने टाइप 1 फोटो इनिशिएटर वाला कॉम्पोजिट यूज किया तो उसकी वजह से डेप्थ ऑफ क्योर अच्छा हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि टाइप 2 बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल फारिग है। हम बात कर रहे हैं बेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पोरोसिटीज डिक्रीज हो जाए, फिलर साइज स्मॉल हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसमैच कम हो जाए, ट्रांसल्यूसेंसी इंक्रीज कर दें, और टाइप 1 फोटो इनिशिएटर यूज करें। जब ये सारे काम आप करेंगे तो क्या फायदा होगा कि आपका डेप्थ ऑफ क्योर ऑप्टिकल अच्छा। प्रॉपर्टी ठीक है सर जी। मुझे लास्ट बात समझ नहीं आई कि टाइप 1 क्यों यूज कर रहे हैं। टाइप 1 फोटो इनिशिएटर की बात याद करें, मैंने टाइप 1 फोटो इनिशिएटर के बारे में क्या खास बात बताई थी, कौन क्योंकि याद करवाएगा। सर उसको कोई वो नहीं चाहिए होते, वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाली बात। और क्यों नहीं चाहिए होते लेस ट्रांसफर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक चाहिए रिएजेंट। होती है।
हाँ क्योंकि वो कैम्फर क्यूनोन की तरह स्लो नहीं होता, वो स्लो होता है। बिल्कुल ठीक है, कैम्फर क्यूनोन की तरह स्लो नहीं होता। तो फिर हम क्वांटम जो यील्ड हाई है, डिस्टिंग दे हैव अ हाई क्वांटम यील्ड, ये देखें, दे हैव अ हाई क्वांटम यील्ड, यानी कि वो कम एनर्जी में भी काम अपना निपटा लेते हैं। उनको 380 टू 410 नैनोमीटर की लाइट चाहिए और वो लाइट उन पे पड़ती है तो बस वो काम अपना निपटा लेते हैं, जबकि कैम्फर क्यूनोन को 470 की लाइट चाहिए। ठीक है, क्वांटम ये, और वो लाइट भी उसको अच्छी खासी चाहिए, इनको लाइट भी खास नहीं चाहिए, इनको इनकी हाई क्वांटम यील्ड है, यानी कि जो भी लाइट आती है उसको गैदर कर लेते हैं अपने पास। ठीक है सर, समझ आ गई, थैंक यू सो समझ मच। आ गई? गुड, वेरी गुड। चैप्टर मुश्किल है ये, मुझे अंदाजा है, जब आप पढ़ने बैठेंगे खुद किताब से तो आपको लग पता जाएगा, इसीलिए कुछ बातें मुश्किल से समझ में आएंगी, लेकिन अगर इतनी समझ में आ जाए कि किताब से पढ़ने में आसानी हो जाए तो मेरा काम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए एक्सपोजर टाइम पे। अब नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जो लाइट होती है वो 8 से 10 मिलीमीटर की जिसकी डायमीटर टिप होती है, वो 1000 मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की लाइट उसने जनरेट करनी चाहिए उसको। ठीक है। मेरी क्लास हो रही, क्लास हो रही, क्लास। हाँ जी, हाँ जी। तो ऑप्टिमल कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि 8 से 10 मिलीमीटर की जब लाइट की हेड होगी तो उसको 1000 मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इरेडियंस जनरेट करनी है ताकि 2 मिलीमीटर का इंक्रीमेंट क्योर हो जाए। ठीक है। अब किस तरह ये क्यों, वैसे तो आइडियली इस टाइम को शॉर्टन नहीं करना चाहिए, आपको आज 2 सेकंड वाली लाइट भी मिलेगी, 6 सेकंड क्योर वाली लाइट भी मिलेगी, कि वो एडवोकेट करते हैं कि 6 सेकंड में क्योर हो जाती है, कोई एडवोकेट करता है ये 4 सेकंड में क्योर कर देती है कॉम्पोजिट को, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन किताब में इन्होंने बताया कि क्या मेथड्स हैं जिससे ये आप इरेडियंस का टाइम को शॉर्टन कर सकते हैं, यानी कि 20 सेकंड से कम कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें बताते हैं कि कहते हैं कि फोटो इनिशिएटर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें। ठीक है। इनहिबिटिंग फैक्टर या इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन जो कि इनहिबिट कर रही है फोटो इनिशिएटर को काम करने से, उसको कम कर दें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिलर और रेजन को मैच कर लें। ठीक है। और इरेडियंस को बढ़ा दें। ये 4 फैक्टर्स इन्होंने डिस्कस किए हैं। इसके बाद ये लिखते हैं कि जरूरी नहीं है इनकी वजह से आप टाइम शॉर्टन करें तो आपको फायदा हो, लेकिन चूंकि आजकल जमाना है, जल्दी जल्दी लोगों को चाहिए होता है कि मैं जल्दी से क्योर कर लूं कॉम्पोजिट को, तो उनको कोई चीज लेकर आनी थी मार्केट में, इसीलिए उन्होंने ये 4 फैक्टर्स को ले आया, और उन्होंने बाद में कहा कि जरूरी नहीं है कि इन 4 फैक्टर्स को करने से आपका टाइम रिड्यूस कर दें तो आपको फायदा हो। ठीक है। अब उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि क्या क्यों फायदा नहीं होगा। अभी सबसे पहले याद कर लें कि एक्सपोजर टाइम को कम करने के लिए, यानी कि 20 सेकंड को कम करने के लिए 4 चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। एक तो कि फोटो इनिशिएटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, यानी कि जो फोटो इनिशिएटर ल्यूसरीन टीपीओ डाला हुआ है आपने कॉम्पोजिट के अंदर या कैम्फर क्यूनोन डाला हुआ है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को जब बढ़ा देंगे तो जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो फ्री रेडिकल जनरेट होने की तादाद भी बढ़ जाएगी, जब वो तादाद बढ़ जाएगी तो आपका कॉम्पोजिट को कम टाइम चाहिए होगा क्योर होने के लिए। दूसरा पॉइंट फजूल है, रिड्यूस द इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ दें। ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो इनहिबिटर अंदर डाला हुआ है जो रोक रहा है उसको क्योर होने, फ्री रेडिकल को बनने से, उस इनहिबिटर की तादाद को कम कर दें, फजूल बात है, इसको छोड़ दें। ठीक है। तीसरी बात अगेन इंपॉर्टेंट है, जो अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिलर का मैच कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिलर और रेजन का मैच कर लें, यानी कि इनके मिसमैच को खत्म कर दें। ठीक है। चौथी बात भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि पावर बढ़ा दें लाइट की, यानी कि अगर आपकी 1000 वॉट की पावर है तो उसको 2000 वॉट की कर दें। ये 4 मैकेनिज्म इन्होंने दिए है। ठीक है। पहले मैकेनिज्म का नुकसान क्या होगा, क्या बताए, कौन बताएगा? कैम्फर क्यूनोन डला हुआ है तो पहले मैकेनिज्म से नुकसान क्या होगा? येलो बिल्कुल डिस्कलरेशन, येलो ठीक है। डिस्कलरेशन। ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया फालतू है,
तीसरे की बात जो है मैचिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेजन एंड फिलर, ये आप लोगों को समझ में आ गया ऑलरेडी। चौथे का क्या नुकसान है, कौन बताएगा? इसके आगे सर इन्होंने ये थर्मल लिखा है टू लिमिटेड थर्मल एक्सटेंट। इंजरी। हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगी। और थर्मल इंजरी के अलावा सर वो सही से पल्पल क्योर नहीं डैमेज। होगा, तो होगी, क्यों नहीं होगा सही से रेस्टोरेशन क्योर? होगी। क्यों नहीं होगा सही से क्योर? सर डेप्थ नहीं सही से जाएगी इसलिए। डेप्थ सही से नहीं जाएगी यानी कि थोड़ा और एक्सप्लेन करें। सर एरिया सर कम हो वो जाएगा ना, वो है उसका जो लाइट का आपने बताया था ना नहीं कि नहीं इनवर्स रिलेशन। नहीं नहीं भाई, 10 मिलीमीटर का ही एरिया है, उसके साथ उन्होंने पावर बढ़ा दी है। एरिया कम नहीं किया, 10 मिलीमीटर का एरिया रखा है, पावर बढ़ा दी है। बजट लाइट नहीं है, महंगी लाइट है। सर कुछ एरियाज में क्योर हो जाएगा और कुछ में अनक्योर रह जाएगा। नहीं, थोड़ा और करीब पहुंच रहे हैं। सर टाइम की बात है। टाइम तो कम हो रहा है ना। अब मसला क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ। ज्यादा मसला नहीं है, मसला छोटा सा है। मोनोमर टू पॉलीमर की जो चेन बननी है वो बहुत जल्दी बन जाएगी। यानी कि सारा का, जब वॉल्ट आपने ज्यादा दिया तो सारा का सारा जो है वो एक साथ क्योर हो जाएगा, जिसकी वजह से कस्पल फ्लेक्चर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कस्प फ्रैक्चर होने का चांस है, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज बढ़ जाएगी। ऐसा ही यस है कि सर। आप एक प्लास्टिक की प्लेट लें और प्लास्टिक की प्लेट को आप आग पे रख दें तो क्या होता है? फॉरेन से श्रिंकेज हो जाएगी, सारे श्रिंक हो Shrink जाएगा हो जाएगी, फॉरेन से। सुकड़ जाएगी। ठीक है, तो जब आप इतनी वॉट की लाइट दे रहे हैं तो ऐसे ही कंसिडर करें भाई, वो कॉम्पोजिट है। वो एक साथ जब हार्ड होगा तो वो एक साथ हार्ड होगा तो उसका जो न्यूक्लियस बनेगा वो एकदम बनेगा, उसकी जो पॉलीमराइजेशन उस पर होगी, उसकी जो चेन्स बनेंगी वो एकदम प्लास्टिसाइज होंगी। यानी कि वो जेल फेज से एकदम निकलकर पॉलीमराइजेशन फेज में आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नहीं हो रहा। अगर आपने से मेरी किसी ने वीडियो देखी है बॉन्डिंग की, तो उसमें मैंने जो डुअल क्योर का मैकेनिज्म समझाया कि डुअल क्योर से पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज क्यों कम होती है, उसमें मैंने यही बताया है कि डुअल क्योर में आहिस्ता आहिस्ता पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से एक पॉलीमराइजेशन, एक बॉन्ड बना तो दूसरा भी बना नहीं है जल्दी से, उसके पास मौका है अपने आप को सीधा करने का, वो अपने आप को सीधा कर लेगा। अगर सारे एक साथ सुकड़ जाएंगे तो किसी का मौका ही नहीं होगा सीधा करने का, तो जो आपके वो हैं, आपका स्ट्रेसेस हैं वो जनरेट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? जी सर। यस सर। शुक्र शुक्र। ठीक है जी, आगे चलें। 4 बातें कर ली हैं हमने इसमें कि अगर क्योरिंग लाइट को कम करना है, अगर क्योरिंग टाइम को कम करना है तो क्या 4 पॉसिबल मैकेनिज्म्स के थ्रू कम कर सकते हैं। ऑटो इनिशिएटर को बढ़ा दें, इनहिबिटर को कम कर दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैच कर लें, और फाइनली क्योरिंग लाइट की पावर को बढ़ा दें। ठीक है, अच्छा, अब आ रहा है अफेक्ट ऑफ थिकनेस ऑफ द रेस्टोरेटिव मटेरियल। थिकनेस ऑफ द रेस्टोरेटिव मटेरियल्स पे क्या फर्क आएगा, ये तो अब आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जब थिक ज्यादा होगा तो प्रॉपर नीचे लाइट नहीं पहुंचेगी। लाइट नीचे तक पहुंचेगी नहीं, जब लाइट नीचे तक पहुंचेगी नहीं तो क्या होगा? क्योरिंग नहीं तो होगी। होगी रेस्टोरेशन। ठीक है, जी हाँ। तो क्या कितने फैक्टर्स हैं कि फोटोन नीचे तक पहुंचे? थिकनेस ऑफ द रेजन सीमेंट क्या है? ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ थिकनेस ऑफ द रेस्टोरेटिव मटेरियल पे। ठीक है, लाइट नीचे पहुंचेगी, क्या फैक्टर्स हैं कि लाइट नीचे पहुंचेगी? सबसे पहले फैक्टर है थिकनेस ऑफ द रेजन सीमेंट। क्या थिकनेस है रेजन सीमेंट की, कितना थिक है रेजन सीमेंट? ठीक है, दूसरा फैक्टर है कि वेवलेंथ क्या है लाइट की, वेवलेंथ क्या है लाइट की जो डिलीवर कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है रेजन और फिलर कंपोनेंट्स का, फिलर का कंटेंट क्या है, साइज क्या, वही पुरानी बातें हैं। ओवरऑल ओपेसिटी ऑफ द मटेरियल क्या है, गोल घुमा के वही पुरानी बातें की हैं इन्होंने जो मैं पहले बातें बता चुका। ठीक है, थिकनेस बता दी, वेवलेंथ बता दी, फिलर कंटेंट बता दिया, फिलर कंटेंट साइज बता दिया, फिर इन्होंने बता दिया मिसमैच नहीं होना चाहिए, मिसमैच होगा तो नीचे तक लाइट नहीं पहुंचेगी, ओपेसिटी क्या है ये भी बता चुका हूं मैं, ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए। ठीक है जी, कोई बात पूछनी है? चलें जी, यू आर वेलकम। इंशाल्लाह होपफुली जब आप पढ़ लेंगी तो आप किताब से पढ़ लेंगे तो जहन में बहुत अच्छे से चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम
कि जाहिर सी बात है, जो हमने पहले बात की है कि जाहिर सी बात है जब फिलर जितना ज्यादा आप थिकनेस बढ़ाते जाएंगे नीचे तक लाइट पहुंचेगी नहीं, जब नीचे तक लाइट नहीं पहुंचेगी तो क्योरिंग नहीं होगी। अच्छा, इंटरेक्शन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फिलर पार्टिकल, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर 460 नैनोमीटर की आपकी लाइट है तो आपका फिलर साइज कितना होना चाहिए, 0.46 माइक्रॉन्स या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा डॉक्टर सोहा पूछनी, एक्सप्लेन डिग्री ऑफ कन्वर्जन। मैंने एक बात बताई थी कि जो डिग्री ऑफ कन्वर्जन होती है वो नॉर्मली 75% से ज्यादा नहीं होती है, ये याद है किसी को बात? यस सर। ठीक है, वो क्यों नहीं होती है? जाहिर सी बात है, एक कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट का मटेरियल है, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मसाइल होंगे ना। ये एक मसला है कि वो सारा कॉम्पोजिट पॉलीमराइज नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्पोजिट रह जाता है, और डिग्री ऑफ क्योरिंग जो हमारे पास मिलती है हमें वो 75% मिलती है। डिग्री ऑफ कन्वर्जन जो हमें मिलती है वो 75% मिलती है। वो इस वजह से मिलती है क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास आई नॉट फैक्टर है। ठीक है, हमारे पास जो फैक्टर्स थे ना वो मैंने सारे लिखे नहीं थे उस वक्त। एक फैक्टर था आई नॉट, ठीक है, आई नॉट क्या थी, इंसिडेंट लाइट थी। आई वन क्या था, ट्रांसफर जो लाइट नीचे हो गई थी, ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, अच्छा ईटा था कि लाइट एफिशिएंसी, हाउ एफिशिएंटली मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, हाउ एफिशिएंटली मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, और सी क्या था हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, फोटो इनिशिएटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सारी चीजें थी जिसकी बेसिस पे हमने डिपेंड किया था। तो जब कॉन्सेंट्रेशन, डिग्री ऑफ कन्वर्जन हमारे पास कॉम्पोजिट की 75% इसीलिए होती है क्योंकि उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यही सारे फैक्टर्स हैं। अब तक डिग्री ऑफ क्योर 100% नहीं हो सका है। तो जो आप डिग्री ऑफ कन्वर्जन का किसी ने सवाल पूछा है, वो डिग्री ऑफ कन्वर्जन यही है क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को कंट्रोल कर करके डिग्री ऑफ कन्वर्जन 75% तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी नीचे अनरिएक्टेड मोनोमर रह जाता है। यही कॉम्पोजिट का सबसे बड़ा नुकसान है, जिसपे फड्डा है। जो बीपीए का फड्डा है वो यही तो है कि बीपीए फ्री कॉम्पोजिट्स नहीं है। कॉम्पोजिट के अंदर बीपीए होता है जो कि कार्सिनोजेनिक है, जो एंटी एंड्रोजेनिक अफेक्ट्स करता है। वो किस वजह से है? इसी वजह से है कि उसका फ्री मोनोमर रह जाता है उसके अंदर। याद है हम पढ़ा करते थे कि सेल्फ क्योर, जब हम सेल्फ क्योर का डेंचर बना के लगा देते हैं तो वो मोनोमर लीच करता रहता है। जब वो मोनोमर लीच करता रहता है तो उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि वो मुंह में जा रहा होता है और वो फ्री मोनोमर की वजह से कैंसर हो जाता है। तो वो उसमें उसमें जो लीचिंग थी वो बहुत ज्यादा थी, उसकी वजह से फिर हीट क्योरिंग डेवलप हुई। इसी तरह यहाँ पे जो लाइट क्योरिंग डेवलप हुई है वो 75% तक जाकर वो कन्वर्जन रेट है, जो कि कहते हैं 75% कन्वर्जन रेट के बाद जो फ्री मोनोमर रह जाता है वो कोई खास मसला नहीं करता। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा जी, एक और बात छोटी सी है कि जो आपका कॉम्पोजिट, जब भी आप शेड को मैच करते हैं तो आपने पहले कॉम्पोजिट को लगाने के बाद अगर क्योर नहीं किया तो आपका शेड मैचिंग में मसला आएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिट क्योर होने के बाद उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, पॉलीमराइजेशन के बाद वो थोड़ा सा ज्यादा ओपेक हो जाता है। ठीक है, तो याद रहे कि जब भी आपने शेड मैचिंग करनी है तो कॉम्पोजिट को आपने क्योर कर लेना है ताकि मिसमैच से, शेड मिसमैच से आप बच जाए। जो आपका पेशेंट का शेड है दांत का, उससे मिसमैच से बच जाए। 1 मिनट रह गया है, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले, फिर